हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डोडो एजुकेशन पर। और स्टूडेंट आज फिर एक नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। टॉपिक है आज हमारा चालक स्थिर वैद्युतिकी। और आप जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। निश्चित रूप से आपको चैप्टर अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ भी चीज़ बाकी नहीं छोड़ रहा हूँ। पूरी थ्योरी आपको मैं बोर्ड पर लिख के भी बता रहा हूँ। इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा पूरे एग्जाम्पल्स और पीछे के क्वेश्चन भी मैं आपको पूरे बताता हूँ बुक के। तो आपका फुल्ली पूरा चैप्टर यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को जहाँ जहाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं, ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। तो चालक स्थिर वैद्युतिकी में आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द आ रहा है स्थिर वैद्युतिकी, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है जब आवेश गति नहीं करता है, ठीक है ना, आवेश मूव नहीं करता है। अपन कह सकते हैं इसमें आवेश का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे चालक की बात है, तो चालक हम जानते हैं धातुएं वगैरह जो होती है वो चालक होती है। तो इसका अर्थ है कि जब चालकों पे आवेश गति नहीं करता है, उस स्थिति में चालक क्या क्या गुण दिखाते हैं, ये चीज़ हमें इस टॉपिक में समझना है। और ये पूरा टॉपिक ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। जैसे मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा टॉपिक 2.9, इसी को हमें समझना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन चालकों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि चालकों के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा अपन चालकों के बारे में पढ़ लेते हैं कि चालक किस तरह का गुण रखते हैं। तो देखो, मैंने इंट्रोडक्शन में चालकों में लिखा है कि चालकों में संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करते हैं तथा गैस के अणुओं की भांति परस्पर या धन आयनों से टक्कर करते रहते हैं तथा यादृच्छा गति करते हैं। धातुओं में क्या होता है, देखो, बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब वो मुक्त क्यों कहलाते हैं? मुक्त इसलिए कहलाते हैं क्योंकि नाभिक से उनका आकर्षण बल काफ़ी कम रहता है। संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल इनमें चालकों में काफ़ी कम रहता है। इसलिए लगभग वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं और वो कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है ना। और वो यादृच्छा गति करते रहते हैं। यादृच्छा का मतलब होता है मनमानी से, जैसे मतलब रैंडम मोशन है, कहीं से मतलब उसका कोई नियम नहीं है, इस तरह से वो गति करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये गति ठीक गैस के अणुओं की बात होती है। आपने गैस 11 क्लास में पढ़ी है। तो गैस के अणु, जैसे गैस के अणु भी क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छा गति करते रहते हैं, उनमें भी कोई नियम नहीं होता है। तो इस तरह की गति जो होती है वो चालकों में इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। दूसरी बात देखो, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, जिससे चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जब हमने चालक के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो वहाँ यादृच्छा गति कर रहे हैं उनका एवरेज जो वेग है, थर्मल वेलोसिटी, मतलब उसमें वेग का मतलब थर्मल वेलोसिटी वो 0 होती है। थर्मल वेलोसिटी यहाँ पर ने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छा गति करते हैं वो ताप के कारण ही करते हैं, ठीक है ना। जो भी कमरे का ताप होता है या जो भी जहाँ एनवायरनमेंट का जो भी ताप है उसके कारण वो गति करते रहते हैं, ठीक है ना। और उनका टोटल एवरेज वेग 0 होता है, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, उसके अंदर टक्कर करते रहते हैं, खुद परस्पर टक्कर करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन या धन आयनों से टक्कर करते रहेंगे। तो औसतन उसका वेग देखा जाए तो ओवरऑल उसका वेग 0 आ जाता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर हमें कोई धारा की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब तक सही ढंग से चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक नियम से गति नहीं करेगा, तब तक वो कोई धारा उत्पन्न नहीं करेगा। अगर हमें वास्तव में उस चालक के अंदर से धारा निकालनी है या धारा उससे प्रवाहित करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन पे विद्युत बल लगता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे बल लगने लग जाएगा, F बराबर QE के अनुसार। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, फिर क्षेत्र के अपोजिट गति करने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है। तो आपने विद्युत क्षेत्र मान लो दाईं ओर लगाया, तो इलेक्ट्रॉन पे बल बाईं ओर लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन बाईं ओर चलने लग जाएंगे। और एक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण वो एक नियम से गति करेंगे, इसके कारण हमें विद्युत धारा की प्राप्ति होगी। तो ये चालकों का व्यवहार होता है, ठीक है ना। इस तरह का व्यवहार चालकों का होता है। अब इसी आधार पर हमें क्या पर इस चीज़ को हमें समझना है स्थिर वैद्युतिकी में, मतलब जब आवेश स्थिर हो, आवेश वहाँ गति नहीं कर रहा हो। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्थिर वैद्युतिकी की अवस्था में चालक निम्न गुण रखता है, ठीक है ना। अगर मान लो आवेश गतिशील नहीं है उसके अंदर, तो वह निम्न गुण रखेगा। इन गुणों की अपन एक एक करके डिटेल में चर्चा भी करेंगे भी। पहले अपन इन गुणों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि क्या क्या गुण चालक रखता है। तो चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, मतलब जब आवेश गतिशील नहीं होगा चालक में, तो क्या होगा, चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसकी भी डिस्कशन अपन करेंगे ऐसा क्यों होता है। दूसरा है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। तो जो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है अपन ने पहले भी पढ़ा है,
विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी अपन प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, स्थितिक अवस्था में, वही मतलब जब आवेश गतिशील नहीं हो, स्थितिक अवस्था में चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश विद्यमान नहीं होता है। हम जानते हैं कि चालक को दिया गया सारा आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके आयतन में कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता है। तो ये बात हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि स्थितिक अवस्था में ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, चालक के समस्त आयतन में तथा पृष्ठ पर विद्युत विभव एक समान होता है। हमने इसको एक डेरिवेशन में प्रूव भी किया था, आपको ध्यान हो, जब हमने विद्युत विभव का डेरिवेशन किया था चालक के लिए, तो हमने इस बात को प्रूव किया था कि चालक के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही उसके अंदर भी होता है, दोनों विभव आपस में बराबर होते हैं। तो इस बात को अपन यहाँ पर प्रूव करके दोबारा फिर अपन थ्योरेटिकली बताएंगे। और नेक्स्ट है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एन कैप होता है। एन कैप ई वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, तो हमें ई का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड के बराबर बताना है किसी चालक के पृष्ठ पर। तो ये पांचों गुण मैं यहाँ पर आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ और डिटेल में अपन समझते हैं कि ऐसा वास्तव में क्यों होता है। चलते हैं आगे। भाई स्टूडेंट, अब समझते हैं हम गुणों को। तो सबसे पहला गुण हमारे पास है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आपको ध्यान होगा, हमने एक डेरिवेशन किया था चालक का चैप्टर नंबर 1 में, और उसमें हमने ये प्रूव किया था कि चालक के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। वहाँ हमने चालक के कारण बाहर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकाला था, पृष्ठ के लिए भी निकाला था और अंदर की ओर भी निकाला था। तो हमने देखा था कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य आता है किसी चालक के लिए। तो ये चीज़ हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं मैथमेटिकली, पर यहाँ अब हमें इसी चीज़ को थ्योरेटिकली प्रूव करना है या लॉजिक के ऊपर इसको प्रूव करना है। लॉजिकली हमें समझाना है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये देखा गया है, अपन स्थितिक अवस्था में की बात कर रहे हैं, हम स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं। तो स्थितिक अवस्था में क्या होता है कि कोई भी चालक आपके पास हो, उस चालक से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसके पृष्ठ पे भी कोई धारा आपको नहीं मिलेगी और उसके अंदर भी कोई धारा आपको प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये चीज़ लिखी हुई पहली लाइन में, स्थितिक अवस्था में चालक के पृष्ठ या अंदर की ओर कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है ना। और ये तभी संभव है जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो। तो जब आपको यहाँ कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए जरूरी शर्त होना चाहिए कि ई का मान 0 हो, तभी ऐसा हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं विरोधाभास से कि ई का मान 0 नहीं है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि मान लो अंदर की ओर ई का मान 0 नहीं है या ई का मान 0 नहीं है, तो क्या होगा, अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्यमान है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्यमान होता है तो आप जानते हो किसी भी आवेश पर बल लगता है एक बराबर क्यू ई के अनुसार। तो यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन पे बल लगने लग जाएगा और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धारा बनाएगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है कि वो धारा का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं माने हम, तो धारा हमें प्राप्त होना चाहिए, पर वास्तव में हम ऐसी कोई धारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या वास्तविक रूप से ऐसी कोई धारा देखी नहीं गई है। तो हमें यही कहना पड़ेगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात इसमें लिखी गई है। देखो, आपको जब परीक्षा में आंसर देना हो तो इस तरह से आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा और वह गतिशील हो जाएंगे, जिससे धारा की प्राप्ति होना चाहिए। परंतु स्थितिक अवस्था में ऐसी कोई धारा हमें प्राप्त नहीं होती है। तो हमने यहाँ विरोधाभास से या तर्क से प्रूव कर दिया कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 2 आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। कोई भी आवेशित चालक आपके पास हो, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंब आती है। ये चीज़ हम पहले भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, पर यहाँ हमें वापस थ्योरेटिकली प्रूव करना है कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है ना। तो देखो, ये मान लो अपने पास एक चालक है और इस चालक को आपने आवेशित कर रखा है, माना कि, ठीक है ना। हम जानते हैं चालक को दिया गया सारा आवेश उसके पृष्ठ पर ही फैलता है, अंदर नहीं जाता है आयतन में, ठीक है। अब आपको अगर किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखनी है तो पहले आप वहाँ स्पर्श रेखा खींचोगे उस पॉइंट पर, और फिर उसके लंबवत रेखा जो रहेगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा इस पृष्ठ की दिशा के लंब ही निकलता है, ये ऐसा होता है। यहाँ पर इसके कहने के अनुसार ऐसा है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि स्थितिक अवस्था में चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ इसको विरोधाभास से प्रूव करूँगा कि मान लेते हैं कि लंबवत नहीं होता है, तब क्या होगा, ऐसा अपन इसको ऐसा मानकर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये लंबवत नहीं है, आप समझना कोशिश करना। मैं मान लेता हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो इस पॉइंट पर हमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंब नहीं है, थोड़ा तिरछा है, मान लो इस तरीके से ई वेक्टर, ठीक है ना, किसी कोण पर है, माना कि अल्फा कोण मान लो आप। तो क्या होगा
कि जब अगर ये तिरछा है तो इसके दो घटक आएंगे। एक घटक तो इस पृष्ठ की दिशा के अनुदिश बनेगा और एक लंब बनेगा। तो ये लंब वाला घटक तो कहलाएगा ई साइन अल्फा, और ये वाला जो घटक रहेगा पृष्ठ की दिशा में वो कहलाएगा ई कोस अल्फा। तो हमें विद्युत क्षेत्र के दो घटक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ई साइन अल्फा तो लंब हो गया वापस, पर ई कोस अल्फा जो है वो पृष्ठ की दिशा में है। तो ये क्या करेगा, जो पृष्ठ पे विद्यमान इलेक्ट्रॉन है उन पर बल आरोपित करेगा। F बराबर क्यू ई के अनुसार यहाँ ई का मान ई कोस अल्फा आ जाएगा और पृष्ठ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन पर बल लगने लग जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो हमें पृष्ठ पे पृष्ठीय धारा की प्राप्ति होना चाहिए या वहाँ पर पृष्ठ धारा उत्पन्न हो जाना चाहिए। पर फिर ये देखा गया है कि स्थितिक अवस्था में हमें पृष्ठ पर ऐसी कोई धारा वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो कल्पना है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत नहीं होगा, ये गलत है। वास्तव में विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ही होना चाहिए। अगर मान लो प्रैक्टिकली या प्रकृति के नियमों के अनुसार जो हमें दिखाई देता है स्थितिक अवस्था में, उस सिचुएशन को हमें प्रूव करना है या वो सिचुएशन हमें सही माननी है, तो हमें विद्युत क्षेत्र को उसके लंबवत ही मानना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो शॉर्ट में, स्थितिक अवस्था में चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, जिसमें से पृष्ठीय घटक के कारण, जो पृष्ठीय घटक है हमारा ई कोस अल्फा, उसके कारण पृष्ठीय धारा प्रवाहित होगी, परंतु ऐसी कोई धारा पृष्ठ पर विद्यमान नहीं होती है, ठीक है ना। अतः विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत ही होता है। इस तरह से हम लॉजिक के द्वारा यहाँ पर या विरोधाभास के द्वारा हम यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे दो गुण हो गए। चलते हैं नेक्स्ट गुण की ओर। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट गुण को हम समझते हैं। तीसरा गुण है हमारा, स्थितिक स्थिति में किसी चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश विद्यमान नहीं होता है। देखो हम जानते हैं कि जब भी हम चालक को आवेशित करते हैं तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पे चला जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यहाँ पर जैसे आप ये पेन है, इसको आप आवेशित करेंगे तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पे फैल जाएगा, इसके आयतन में कोई आवेश नहीं जाएगा। इसी बात को हमें यहाँ प्रूव करना है कि चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश विद्यमान नहीं होता है। और इसको प्रूव करने के लिए हम इसके पहले जो हमने भी हाल प्रूव किया है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसी गुण से हम इसको प्रूव कर देंगे कि अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है और अंदर जो होता है आवेश का मान भी शून्य होता है, इसके अंदर कोई भी आवेश विद्यमान नहीं होता है। तो E बराबर 0 से ही हम ये प्रूव करेंगे। यहाँ पर E बराबर 0 से हम प्रूव करेंगे कि Q बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कि जैसे मान लो हमारे पास ये चालक है कोई भी, ठीक है ना, तो हमने इसके अंदर एक गाउसीय पृष्ठ बना देंगे अपन। यहाँ पर ये हमारा गाउसीय पृष्ठ रहेगा, डॉट डॉट से जो बना हुआ है वो हमारा गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है ना। लिखा हुआ है, मैंने एस भी लिखा हुआ है इसके लिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर चालक के अंदर सर्वत्र ई का मान 0 है, तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर भी ई का मान 0 ही रहेगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का मान 0 ही रहेगा। अब आपने पढ़ रखा है कि गाउस का नियम होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमारा मूल नियम होता है फ्लक्स निकालने का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और बंद पृष्ठ के लिए दोनों आपस में हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दोनों को यहाँ बराबर कर दिया है। अब आप यहाँ जान रहे हो कि ई का मान यहाँ 0 है, तो जैसे मैं यहाँ ई बराबर 0 रखूँगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का मान 0 आएगा, जिससे क्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि विद्युत क्षेत्र शून्य होने की स्थिति में इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब आप गाउसीय पृष्ठ को चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, हर जगह ये बात सही रहेगी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होने से इसके अंदर परिबद्ध आवेश का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये लाइनें देखो मैंने यहाँ लिखी है शॉर्ट में, स्थितिक स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अतः गाउस के नियम से चालक के अंदर किसी भी अल्पांश सूक्ष्म बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ई का मान 0 रखते ही फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रूव इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट गुण हम देखते हैं। अब देखो, चालक के समस्त आयतन में, कोई चालक है उसके समस्त आयतन में विद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान पृष्ठ के समान होता है। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि विद्युत विभव का मान चालक के अंदर सब जगह एक जैसा रहता है। ये चीज़ हमने पहले डेरिवेशन में प्रूव भी कर ली है। जब हमने विभव का डेरिवेशन किया था चालक के लिए, तो वहाँ हमने प्रूव किया था कि किसी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान के क्यू बटा कैपिटल आर होता है और पृष्ठ पे भी के क्यू बटा कैपिटल आर ही होता है। तो मैथमेटिकली अपन इसको वहाँ प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ देखो अपन लॉजिकली भी वापस प्रूव कर सकते हैं कि चालक के अंदर सर्वत्र विभव का मान एक समान होता है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम। हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि दो बिंदुओं के बीच अगर आपको विभवांतर निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला ये होता था, वी बी माइनस वी ए बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल ए टू बी, ठीक है ना। अगर मान लो किसी भी विद्युत क्षेत्र में आप हैं
और वहाँ आप किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब चूंकि यहाँ चालक की बात चल रही है, तो सबसे पहले अपन अंदर की ओर देखते हैं। हमने ये अंदर की ओर अभी यार प्रूव कर दिया है कि ई का मान 0 है, हर जगह यहाँ ई का मान 0 है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। अब मान लो इस विद्युत क्षेत्र के सॉरी इस चालक के अंदर अगर आप मान लो बिंदु ए से बी तक जाना चाहते हैं, किसी बिंदु ए से बी तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में विभवांतर का मान कितना आएगा? तो अंदर ई का मान 0 है, ठीक है ना। अंदर ई का मान अगर 0 में यहाँ रख देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो वी बी माइनस वी ए का मान भी 0 जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है चालक के अंदर ई बराबर 0 है, जिससे यहाँ ई बराबर 0 रखेंगे तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा? 0 होगा, जिससे पता लगेगा कि वी बी बराबर वी ए है। इसका मतलब आप ए से बी मूव करोगे तो ए पॉइंट पे जितना विभव रहेगा उतना ही बी पॉइंट पे रहेगा। ऐसे आप इस चालक के अंदर कोई भी 2 बिंदु ले लो, 3 बिंदु ले लो, 4 बिंदु ले लो, कहीं से कहीं भी आप मूव करो, हर बार आपको क्या होगा? हर बिंदु पर विभव का मान एक समान ही नजर आएगा, क्योंकि जब आप ई का मान यहाँ 0 रखोगे तो विभव का मान हमेशा बराबर ही बना रहेगा 2 बिंदुओं पर। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे प्रूव हो जाती है, ठीक है ना। तो पहली बात अपन ने प्रूव कर दी कि किसी चालक के अंदर सर्वत्र हर बिंदु पर विभव का मान क्या रहता है? एक समान रहता है। दूसरी चीज़ देखो, अब अगर हम चालक के पृष्ठ पर आ जाएं तो चालक के पृष्ठ पर क्या होगा? देखो चालक के पृष्ठ पर हमने भी यार प्रूव किया था कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अब अगर मान लो चालक के पृष्ठ पे आप मूव करो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर आप ये देखो कि कितना विभवांतर बनेगा। जैसे मान लो चालक के पृष्ठ पर मैं बिंदु ए से बी तक जाता हूँ, ठीक है ना। अपन किसी रास्ते से होकर इसके पृष्ठ पर ए से बी तक जाते हैं, तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अपन तो इस बिंदु की बात कर रहे हैं, पर इस पृष्ठ के हर बिंदु पर यहाँ ले ले तो यहाँ भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत रहेगा, इस पॉइंट पे भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत रहेगा, इस पॉइंट पे भी विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत रहेगा, हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा। तो इससे क्या होगा? देखो कि जब हम चलते हैं तो हमारे चलने की दिशा कहलाती है डीएल वेक्टर, ठीक है ना। तो हमारे चलने की दिशा जो आएगी वो पृष्ठ के अनुदिश आएगी, ठीक है ना। मतलब पृष्ठ पर स्पर्श रेखा की दिशा ही हमारी क्या रहेगी? चलने की दिशा रहेगी। तो जो ई वेक्टर और डीएल वेक्टर रहेगा, जैसे मान लो यहाँ बनाता हूँ मैं, ये हमारे चलने की दिशा रहेगी इस तरीके से, डीएल वेक्टर और ये ई वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों परस्पर लंब रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम पृष्ठ पे चलते हैं तो हमारे चलने की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? पृष्ठ के क्या रहेगी? लंबवत रहेगी। सॉरी, विद्युत क्षेत्र की हमेशा क्या रहेगी? लंबवत रहेगी। इससे अगर ई डॉट डी एल आप निकालोगे, ठीक है ना, ई डॉट डी एल का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा थीटा बराबर 90 के लिए 0 आता है। तो फिर पृष्ठ के लिए इसका मान 0 बन जाएगा, इस पूरी टर्म का मान 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठ पर ई वेक्टर लंबवत रहता है डी एल वेक्टर के, जिससे क्या होगा? ये पूरी टर्म 0 जाएगी, तो वी बी माइनस वी ए बराबर क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा, जो ये प्रूव कर रहा है कि वी बी बराबर वी ए रहेगा। मतलब पृष्ठ के हर बिंदु पर भी विभव का मान एक समान रहेगा, जितना विभव बी पर है उतना ही ए पर भी होगा। ऐसा आप और बिंदुओं के लिए भी चेक कर सकते हो। तो पृष्ठ के हर बिंदु पर भी विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। इस तरीके से हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि किसी चालक के अंदर सर्वत्र भी विद्युत विभव का मान समान होता है और पृष्ठ पे भी विभव का मान एक समान ही होता है। बस चेंज होगा तो जब हम पृष्ठ से बाहर निकलेंगे तब चेंज होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जितना अंदर है उतना ही पृष्ठ पर भी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर भी एक जैसा है, यहाँ पर भी एक जैसा है, तो पृष्ठ के बराबर ही अंदर जितना है उतना ही पृष्ठ पर रहेगा। जैसे आप पृष्ठ से बाहर निकलोगे फिर विभव का मान चेंज होगा, पर अंदर और पृष्ठ तक विभव का मान चेंज नहीं होगा। ये 4 गुण हमने प्रूव कर दिए हैं। अब चलते हैं 5वें गुण की ओर। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट गुण को हम समझते हैं। नेक्स्ट गुण है हमारा, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड एन कैप होता है, ठीक है ना। कोई भी चालक हो, किसी भी शेप का हो, ठीक है ना, किसी भी आकार का हो, उसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड से निकाला जाएगा। अब सिग्मा का मान वहाँ पर एक जैसा भी हो सकता है पूरे पृष्ठ के लिए, और सिग्मा का मान अलग अलग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है। अगर आवेश का वितरण सब जगह एक जैसा है तो सिग्मा का मान अपन किसी भी बिंदु के लिए एक समान ले सकते हैं, और आवेश का वितरण मान लो असमान है तो सिग्मा का मान हर बिंदु पे अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो किसी चालक के पृष्ठ पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ये प्रूव करके बताना है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, तो यहाँ पर मैंने एक चालक लिया है, देखो आप, ठीक है ना। इसको आप 3D में मानना, कोई चालक है मान लो इस तरह से, आर्बिट्री शेप का है ये कोई चालक, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर ये ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने ऐसा एक पॉइंट या पी चूज कर लिया, ठीक है ना। पी पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, गाउस के नियम की सहायता लूँगा। यहाँ मैंने क्या किया है, एक गाउस से पृष्ठ बनाया है। देखो गाउस से पृष्ठ आप जानते हो बंद पृष्ठ होता है, तो एक बंद गाउस से पृष्ठ मैंने बनाया है, जो थोड़ा सा मैंने अंदर भी लिया है, मतलब 3D में इसको अपन समझेंगे। तो इसका इसका थोड़ा सा भाग अंदर की ओर भी जा रहा है, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है पूरा नीला नीला शेप,
यहाँ पर ये पूरा गाउस पृष्ठ मैंने लिया है, ठीक है ना। अब ये गाउस पृष्ठ के अंदर के भाग में तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान सर्वत्र शून्य होता है, तो अंदर की ओर तो विद्युत क्षेत्र शून्य आएगा, तो वहाँ तो कोई आवेश परिबद्ध भी नहीं होगा। पर पृष्ठ पे जो भाग कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने पृष्ठ से लिया है पूरा ये, तो पृष्ठ पे जो भाग कटेगा उसके अंदर कोई ना कोई अल्पांश आवेश इसका परिबद्ध हो जाएगा। इस पूरे जितना भी इसके ऊपर आवेश है उसका कोई ना कोई भाग यहाँ पर परिबद्ध हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस गाउस पृष्ठ ने डी क्यू आवेश को यहाँ परिबद्ध कर लिया है, ठीक है ना। तो ये मानते हुए मैं यहाँ पर देखो इसको प्रूव कर रहा हूँ। तो माना किसी चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है, पूरे पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व अपन सिग्मा मान लेते हैं, ठीक है ना। तब इस पृष्ठ पर विद्यमान किसी अल्पांश डीएस गाउस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। अब मान लो मैं इस गाउस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालूं, इस गाउस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है इसको निकालें हम, तो हम जानते हैं कि गाउस के नियम से परिबद्ध आवेश हमारा डी क्यू है, तो डी फाई बराबर आएगा डी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। मैं अभी अल्पांश ही निकाल रहा हूँ, मतलब अल्पांश फ्लक्स निकाल रहा हूँ मैं, तो अल्पांश फ्लक्स को मैंने नाम दिया है डी फाई, और अल्पांश आवेश जो यहाँ परिबद्ध हुआ है वो डी क्यू, तो डी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम हम जानते हैं फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, उस नियम से मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, डी क्यू का मान लाऊंगा सिग्मा के रूप में, क्योंकि हमें डायरेक्टली आवेश नहीं दे रखा है, सिग्मा के रूप में हमें आवेश दे रखा है घनत्व के रूप में। तो सिग्मा को हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है डी क्यू बटा डी एस। जब अल्पांश आवेशों की बात चल रही हो तो सिग्मा को हम डी क्यू बटा डी एस लिखते हैं। तो डी एस इधर गुणा हो जाएगा, इससे डी क्यू का मान हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी एस। तो मैंने ये मान यहाँ सिग्मा डी एस रख दिया है, ठीक है ना। अब गाउस यहाँ पर अपन अगर मान लो मूल नियम से देखें, तो मूल नियम से इस फ्लक्स का मान ई डॉट डी एस होना चाहिए, ठीक है ना। मूल नियम से अगर मैं फ्लक्स की गणना करूँ तो डी फाई को मैं यहाँ ई डॉट डी एस भी रख सकता हूँ। तो ई डॉट डी एस बराबर हो जाएगा सिग्मा डी एस बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये देखो कि हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है चालक के पृष्ठ पर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ई वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, पृष्ठ के लंब रहेगा। और जो डी एस वेक्टर होता है विद्युत क्षेत्र की अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा, वो भी हमेशा पृष्ठ के लंबी आती है। ये हमने कई बार पहले भी प्रूव किया है, जब हमने यहाँ पर गाउस के नियम की एप्लीकेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, तो हर बार हमने ई वेक्टर और डी एस वेक्टर को परस्पर समांतर ही लिया था। तो यहाँ पर ये दोनों देखो वापस समांतर हो जाएंगे, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर आपस में समांतर रहेंगे, इससे ई डॉट डी एस का मान हमारे पास ई डी एस आ जाएगा। तो वो ई डी एस मान मैंने यहाँ पर रख दिया, ई डॉट डी एस को मैंने ई डी एस रख दिया है। तो इससे डी एस कट जाएगा और ई का मान आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है किसी चालक के पृष्ठ पर, वह ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अपना 5वां गुण भी प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट समझते हैं हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन सामने निकल के आएगा हमारे। देखो समझते हैं हम, मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको मैं चित्र से समझा देता हूँ। देखो हमें जानते हैं कि कोई चालक को जब हम आवेश देते हैं तो सारा आवेश उसके पृष्ठ पर फैलता है, ठीक है ना, उसके आयतन में कुछ भी आवेश नहीं जाता है, और हमेशा अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 ही बना रहता है। आप कितना आवेश दे दो इस चालक को, फिर भी क्या होगा, वो सारा आवेश उसके पृष्ठ पे फैलेगा, आयतन में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये चीज़ अपन पहले प्रूव कर चुके हैं। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा 0 बना रहता है। अब आप कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र भी लगा दो, मान लो आपने कोई बाह्य रूप से बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा दिया और आपने यहाँ पर आवेश प्रेरित करने की कोशिश करी, चालक के पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाए या अंदर की ओर कोई आवेश पहुँच जाए, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो अंदर की ओर कोई आवेश नहीं जाएगा, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 ही रहेगा। ये बातें लिखी हुई देखो, हम जानते हैं किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, चाहे इसके पृष्ठ पर कितना ही आवेश विद्यमान हो, ठीक है ना। या बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाकर भी चालक में आवेश प्रेरित किया जावे तब भी वो आवेश इसके पृष्ठ पर ही फैलता है, इसके आयतन में बिल्कुल भी नहीं जाता है। अब इस गुण का उपयोग जो होता है वह किस में काम आता है, देखो आप ये गुण कैसे काम आता है कि हम मान लो किसी चालक के अंदर कोई कोटर बना दें, कोई गुफा बना दे अपन इसके अंदर, कोई कोटर बना दे, केविटी बना दे अपन इसके अंदर, तो क्या होगा कि इस केविटी के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र का मान 0 बना रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना भी आवेश हम देंगे या बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो वह केवल पृष्ठ पे ही अपना प्रभाव दिखाएगा। इस केविटी के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या बना रहेगा, 0 बना रहेगा। अब आपके पास कोई संवेदनशील उपकरण है, मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होता है और आपको उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो आप क्या करो, उस उपकरण को लाकर इस केविटी में रख दो, ठीक है ना। तो केविटी के अंदर हम लाएंगे तो केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा, चाहे बाहर कितना ही विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो या कितना ही आवेश विद्यमान हो, बाहर उस उपकरण पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो ये गुण क्या करता है, चालकों का ये गुण क्या करता है, किसी संवेदनशील उपकरण को या यंत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित करने में काम आता है। परिरक्षित का मतलब बचाव करने में काम आता है, उस उपकरण को वो बाह्य विद्युत क्षेत्र से बचा लेता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है, देखो, चालक के इसी गुण का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने में किया जाता है। इस यह ब्लॉक में देखो मैंने एक परिभाषा बनाई है, इसको आप याद रखना। इस प्रकार किसी चालक के अंदर उपस्थित कोटर या गुफा बाह्य क्षेत्र से परिरक्षित रहती है, मतलब बाह्य क्षेत्र का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, शून्य ही रहता है। तो चालक किसी गुण को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे ही स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता है। इस तरह से ये टॉपिक हमारे लिए एक चीज़ लेके आया है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लेके आया है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी यंत्र को हमें विद्युत क्षेत्र से बचाना है तो हम क्या करें, उसको चालक के अंदर कोई गुफा बनाकर उसके अंदर रख दें या चालक के अंदर रख दें, तो वह यंत्र उस बाह्य विद्युत क्षेत्र से अपना बचाव कर पाएगा, ठीक है ना। अब इसका यूज भी होता है, देखो इसका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो बाहर बिजलियाँ कड़क रही है, ठीक है ना, बाहर बिजलियाँ कड़क रही है और बाहर बिजलियाँ कड़क रही है, इसका मतलब वहाँ आवेश उपस्थित है, उनका विद्युत क्षेत्र है, बिजलियाँ गिरती भी है, आप जानते हो, तो उससे काफ़ी जनहानि भी होती है। तो हम ज़्यादा सुरक्षित कहाँ रहेंगे, हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे घर के अंदर, क्योंकि हमारा जो घर है वो एक तरह से केविटी की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लगभग क्या रहता है, जीरो रहता है। यहाँ पर बाह्य रूप से जो विद्युत क्षेत्र रहेगा उसका प्रभाव यहाँ तक नहीं आ पाएगा, तो हम घर के अंदर ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए बिजलियाँ जो होती है वो खुले मैदानों में ज़्यादा गिरती है, और घरों में या कोई बंद इस तरह के प्रश्न हैं तो उसके अंदर उसका बचाव हो जाता है, इसीलिए हम घर के अंदर सुरक्षित रह पाते हैं। तो इसका एक यूज़ भी है, कुछ क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो हाई स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.7। मैं आपको टॉपिक के साथ पूरे एग्जाम्पल भी जो एनसीईआरटी में दिए हैं मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी। तो देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, तो हमें एक एक करके सबका आंसर देना है। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देता हूँ। सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, क्यों? यदि बाल भीगे हो या वर्षा का दिन हो तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अपन पहले भी दे चुके हैं, ठीक है ना। अपने दोबारा फिर इसका आंसर करते हैं। देखो, जब भी आप कोई कंघे को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो हम जानते हैं घर्षण की प्रक्रिया होती है, और घर्षण की प्रक्रिया में वस्तुएं आवेशित हो जाती है, तो हमारा कंघा क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अब जैसे आप इसको कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाओगे तो कागज़ के टुकड़े इससे आकर्षित होने लग जाएंगे। अब वो आकर्षित क्यों होंगे, देखो जनरली क्या होता है कि नियम के अनुसार कंघा जो होता है वो ऋणावेशित होता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली सिद्ध हो चुका है कि कंघे पर ऋणावेश आता है, तो मैंने यहाँ ऋणावेश बना दिया है, देखो। और इसके पास मान लो कोई कागज़ का टुकड़ा है जिसके पास है, तो ये क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर आएगा, इसके समीप कंघा इसके समीप लेके आएंगे, तो इसके अणुओं में एक प्रकार से प्रेरित ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। और ऋणावेश के पास धनावेश जमा हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अणुओं में ध्रुवण हो जाएगा, मतलब इसके अणु ध्रुवित हो जाएंगे, और इस तरह से इसके प्लस माइनस के केंद्र खिसक जाएंगे, तो प्लस आवेश तो इसके समीप आ जाएगा, ऋणावेश के समीप, और ऋणावेश इससे दूर खिसक जाएगा। तो धनावेश ऋणावेश के पास होने से आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और ऋणावेश दूर होने से प्रतिकर्षण का बल कम होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट रूप से यहाँ पर आकर्षण का बल ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, सूखे बालों से कंघा रगड़ने पर यह आवेशित हो जाता है, जिससे कागज के अणु ध्रुवित हो जाते हैं, और एक नेट आकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण कागज के टुकड़े कंघे से आकर्षित होने लगते हैं। तो नेट फोर्स जो है वह आकर्षण का ज़्यादा है, इसलिए कागज के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं, ये इसका कारण है। अब जैसे बरसात का दिन हो या बाल भीगे हुए हों तो उस समय घर्षण का मान कम रहेगा, घर्षण का मान कम रहेगा तो कंघा प्रॉपर्ली आवेशित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो वह फिर कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो ये हमने लिखा हुआ है, जब बाल भीगे हुए हों या वर्षा का दिन हो तब घर्षण का मान कम होने से आवेशित नहीं होता है, अतः ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट का आंसर करता हूँ। नेक्स्ट बी क्वेश्चन है हमारा, साधारण रबर विद्युत रोधी है परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं, ये क्यों आवश्यक है? तो देखो, हम जानते हैं कि वायुयान जो होता है उसके जब वह दौड़ता है रनवे पर, तो वहाँ पर उसके पहिए रनवे से घर्षित होंगे, ठीक है ना। तो उसके पहियों पर, उसके पृष्ठ पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश आ जाता है, जिससे वायुयान में आग लगने की संभावना रहती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो स्पार्किंग करने लगेगा, तो वायुयान के वहाँ पर जलने की संभावना उससे हो जाती है, क्योंकि उसमें जो फ्यूल होता है वह काफ़ी संवेदनशील होता है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहिए विशेष चालक के बनाते हैं, ताकि जितना भी आवेश वहाँ इकट्ठा हो वो तुरंत चालक होने से कंडक्ट होके ज़मीन में चला जाए और हमारा वायुयान सुरक्षित बच जाए। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो,
क्योंकि जब वायुयान रनवे पर गति करता है तब इसके पहिए घर्षण के कारण आवेशित हो जाते हैं, जिससे अत्यधिक आवेश वहाँ एकत्रित होने से स्पार्किंग द्वारा आग लगने की संभावना बन जाती है। टायर के हल्के चालक होने से ये आवेश जमीन में चला जाता है, अतः इससे वायुयान सुरक्षित रह जाता है। ठीक है ना। मेरे पास जगह कम है, इसलिए अब मैं नेक्स्ट फिर लिखता हूँ नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी। जो वाहन ज्वलनशील पदार्थों को ले जाते हैं उनकी जंजीरें जमीन को छूती हुई रहती है, क्यों? तो देखो, ज्वलनशील जो वाहन होते हैं जब वो चलते हैं तो हम जानते हैं कि जब वो चलेंगे तो उनकी बॉडी जो रहेगी वो वायु से घर्षित होगी, और वायु से घर्षित होने के कारण उसकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब वो चार्ज अगर मान लो ज़्यादा मात्रा में वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो वो स्पार्किंग करने लगेगा, और स्पार्किंग करेगा तो वहाँ पर आग लगने की संभावना है, क्योंकि उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस आवेश को कम करने का या कम रखने का प्रयास करेंगे, या उसको निरावेशित करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वाहन की बॉडी से छूती हुई जंजीरें होती है जो उसके साथ लगा दी जाती है, तो जितना भी आवेश उसकी बॉडी पर आता है वो सारा का सारा भू संपर्कित होकर ज़मीन में चला जाता है, और हमारा वो जो वाहन है वो सुरक्षित बचा रहता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। देखो, ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहन की बॉडी वायु द्वारा घर्षण से प्राप्त होती है, जिससे वहाँ आवेश के एकत्रित होने पर स्पार्किंग होने से आग लगने की संभावना बन जाती है। अतः जमीन को छूती हुई जंजीरों द्वारा वो आवेश भू संपर्कित हो जाता है, जिससे वाहन सुरक्षित बना रहता है। तो ये आंसर आप परीक्षा में लिख सकते हैं। अब हमारा लास्ट आंसर हमें और देना है, उसके बाद हम हमारा टॉपिक समाप्त करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन डी है हमारे पास। एक चिड़िया उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी है तो उसको कुछ नहीं होता है, धरती पर खड़ा व्यक्ति उसी तार को छूता है तो उसको झटका लगता है या शॉक लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मान लो, देखो ये मान लो कोई तार है, ठीक है ना, जिस जो उच्च शक्ति वाला है, और इस पर कोई चिड़िया बैठी हुई है। तो उस पर जब कोई चिड़िया बैठी हुई रहेगी तो उसके दोनों पैरों के बीच कोई विभवांतर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे तार पर विभव का मान एक समान है। तो उसके जो दोनों पैर टिके हुए हैं उन दोनों पैरों के बीच कोई विभवांतर ही नहीं रहेगा वहाँ पर। ठीक है ना। तो विभवांतर नहीं रहेगा तो धारा भी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा का नियम है, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, और जब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा तब तक चिड़िया को शॉक भी नहीं लगेगा। तो यही कारण मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जब चिड़िया उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी होती है तब उसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि चिड़िया के शरीर से उस समय कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसका कारण तार के सभी बिंदुओं पर विभव का एक समान होना होता है। ठीक है ना। क्योंकि धारा का प्रवाह तभी होता है जब विभवांतर उपस्थित होता है, तो बिना विभवांतर के धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, धरती पर खड़ा व्यक्ति उसी तार को छूता है तो उसको झटका क्यों लगता है? अब मान लो कोई व्यक्ति धरती पर खड़ा है तो क्या होगा, उसने तार को छू लिया है, तो तार तो है उच्च विभव पर, और उसने धरती को छू रखा है तो उसके पैर है निम्न विभव पर, क्योंकि जमीन का विभव शून्य माना जाता है। तो एक तरह से वहाँ विभवांतर उपस्थित हो गया। ठीक है ना। तो विभवांतर उपस्थित होगा तो अब क्या होगा, व्यक्ति के शरीर से धारा बहने लग जाएगी, और जब व्यक्ति को शॉक लगेगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं।